हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर। जो सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने बात किया था खाद्य सुरक्षा के बारे में, जिसमें आपने भौतिक संकट, रासायनिक संकट और जैविक संकट के बारे में समझा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था आपने। ये अभी हमारा जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ था। हालाँकि हमने समझ लिया था कि ये जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता है, ये है क्या? अब इसी में हमें कुछ खाद्य में जो हमारे भारत में खाद्य और मानक नियमन हैं, हमें आज उनके बारे में थोड़ा-सा समझना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे इसमें आपको क्या देखना है, आपको इसमें कुछ ऐसी संस्थाओं को देखना है, जो कि आपके खाद्य पदार्थों का मानक और नियमन करता है, कि हमारे खाद्य पदार्थ में कितना मिलावट होगा, किस तरह से खाद्य पदार्थ बेचा जाएगा। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये रखता कौन है? तो ये जो कुछ हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं, वो रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारत में, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य और मानक नियमन हैं, वो कौन-कौन से हैं, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय भी देखेंगे। अगर हम भारतीय में बात करें, यानी कि जो भारत में है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। भारतीय मानक ब्यूरो जो भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो का आईएसआई मार्क और एग मार्क आदि कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। आईएसआई आपने नाम सुना ही होगा। आज हम इन सब के लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे आपके आईएसआई का लोगो कैसे रहता है, एग मार्क का लोगो कैसा रहता है, साथ ही साथ हम पीएफए का लोगो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो का आईएसआई मार्क और एग मार्क आदि कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। बीआईएस बीआईएस विभिन्न उपभोक्ता सामग्री, जिसमें कि खाद्य उत्पाद भी सम्मिलित हैं, के यानी कि बीआईएस विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के मानकीकरण से संबंधित है और खाद्य संसाधित पदार्थ के लिए आईएसआई नाम से जानी जाने वाले स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजनाएं चलती हैं या योजना चलता है। अब इसमें जो हमारा एग मार्क है, एग मार्क उपभोक्ता के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन, यानी कि जो आपके कच्चे व संसाधित दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो कृषि उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक योजना है। आपने अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारी 40 की सीरीज़ चल रही थी, हमने करीब 1 महीने तक प्रैक्टिस किया था। उसमें आपने देखा था कि एक तरफ आपका मानक जो चिन्ह है वो दिया गया था, यानी कि जो मानक है वो दिया गया था और दूसरा उससे मिलाने के लिए दिया गया था। तो जैसे आपका ये आईएसआई है, किस पर लगता है, वुल मार्क किस पर लगता है और ये आपका ये जो अभी हम देख रहे हैं एग मार्क किस पर लगता है, होल मार्क किस पर लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमसे वहाँ पर पूछी जा रही थी, मतलब एक तरफ आपका ये दिया गया था और दूसरी तरफ हमें मिलाना था कि किस पर लग रहा है। हालाँकि ये नेट का क्वेश्चन था, लेकिन ये आपसे भी पूछा जाता है। तो खाद्य उपयोग को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और नियमन का पालन करना होता है। ये जो खाद्य उद्योग हैं, जो सरकार नियम बनाता है, जैसे जो एगमार्क ने नियम बना दिए, उस नियम को मानना पड़ेगा। जो खाद्य उद्योग वाले हैं, इनको अगर ये उन नियमों को नहीं मानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आ सकता है। अगर आप कोई ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो जो उस पर
प्रोडक्ट जो भी होता है उस पर एक लोगो लगा होता है। आप देखेंगे कृषि से संबंधित अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो उस पर एग मार्क का लोगो होगा। एग मार्क का लोगो लगा दिया जाता है। जैसे कोई स्टील उत्पाद वगैरह हैं, अगर आपके घर पे कुकर वगैरह हैं, तो आप देखिए उस पर आपको आईएसआई का चिन्ह लगा मिलेगा। अगर ये चिन्हें किसी भी चीज़ पर लगी हैं, चाहे कोई खाद्य पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो अगर ये चिन्हें प्रमाणित की हुई होती हैं, अगर ये लगी हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध है, हमारे लिए उपयोगी है, ये उपभोक्ता को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ठीक? आगे है आगे कह रहा है, ऐसे में यह अनुभव किया गया कि खाद्य की गुणवत्ता के नियमन हेतु इन सभी नियमों का एकीकरण किया जाए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, जिसे हम FSSAI यानी कि फसाई कहते हैं, 2006 पारित हुआ। आपको यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, जिसे कि हम फसाई कहते हैं, ये कब आया? ये 2006 में पारित हुआ। ये भी आपसे पूछा गया है। फसाई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फसाई कब आया, कब पारित हुआ, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या होता है। कहने का मतलब जो भी उत्पाद आ रहे हैं, उन पर कोई न कोई एक प्रमाणीकरण चिन्ह लगा होना चाहिए। तभी आप ये मतलब अगर वो चिन्ह लगा है, जैसे आपने देखा था जब आपने क्या पढ़ा था, टेक्सटाइल पढ़ा था, तो वहाँ पर एक टर्म आपने सुना था सेंफोराइज़िंग। अगर किसी वस्त्र पर सेंफोराइज़िंग प्रक्रिया हुई है, उसका लोगो लगा है, ये एक व्यापारिक चिन्ह होता है। अगर उसका लोगो लगा है, तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो जाता है कि जो हमारा वस्त्र है, वो क्या होगा? वो सिकुड़ेगा नहीं। तो उसी तरह से अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पे आपका एग मार्क का लोगो लगा है या एग मार्क का जो लोगो है, वो चिन्हित किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो खाद्य पदार्थ है, वो हमारे खाने योग्य है, हम उपभोक्ताओं को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो हम जब खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पता चलता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो हमारे लिए लाभप्रद हैं या नहीं, ठीक? और ये जो मानक बनाता है, जैसे ये आपका फसाई हो गया, एगमार्क हो गया, आईएसआई है, इन्होंने जो मापन तैयार किया है, इन्होंने जो भी नियम बनाया है उसका पालन करना होगा। जैसे इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपने भोज्य पदार्थ में इससे ज़्यादा मिलावट नहीं करनी है, हम इस चीज़ की मिलावट नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हम कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसपे एक लेबल लगा होता है। उस लेवल पे आपको तमाम प्रकार की मतलब कौन-कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है। आप एक अच्छा प्रोडक्ट लीजिए जिस पर आपका मतलब ये फसाई का लोगो लगा हो, चिन्ह लगा हो, फसाई द्वारा प्रमाणित हो या फिर एगमार्क के द्वारा प्रमाणित हो। जब आप उसे लेंगे तो आपको जो पीछे एक लेबल लगा होता है, उसमें जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे अगर कोई प्रमाणित खाद्य पदार्थ नहीं लिया जाता है, तो आप देखेंगे उसमें भी होता है, लेबल उसमें भी लगा होता है। लेकिन जितना स्पष्ट चीज़ें आपके जो प्रमाणित होती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य मानक के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जितनी स्पष्ट चीज़ें उसमें होती हैं, उतनी गैर जो प्रमाणित हैं उनमें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक? तो कभी भी कोई भी खाद्य पदार्थ लेना चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कैसा लोगो लगा है या लोगो नहीं लगा है, ठीक? ये आपने समझा कि स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। अब अगर हम थोड़ा-सा आगे चलें और हम समझें कि जो अभी-अभी हमने सुना क्या? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। ये क्या है? क्यों आया? ज़रा-सा हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये हमारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम क्या है, ठीक? ये आपका खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है क्या? ज़रा-सा हम इसको भी देखें।
तो इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित नियमों का समेकन करना है। ये जो अधिनियम बनाया गया था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं। तो ये फसाई जो है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि खाद्य से जो संबंधित नियम हैं, उनका समेकन करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 2006 के अंतर्गत की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भोजन से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित किया जाता था, मतलब किया जाता है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, जो भोजन से संबंधित हैं, जो भोजन से संबंधित मुद्दे थे, उन मुद्दों को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य हेतु विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, उनके भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन हेतु किया गया था। अब पहले ही आपने समझा कि क्या ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम था। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो खाद्य संबंधित नियम है, उनका समेकन किया जाए। इसका उद्देश्य ये था, ये इसकी स्थापना क्यों किया गया, ताकि खाद्य हेतु विज्ञान आधारित मानक निर्धारित किए जाएँ, उनका निर्माण किया जाए, उनका भंडारण किया जाए, वितरण किया जाए, विक्रय और आयात के नियमों के लिए इनकी स्थापना किया गया था, जिससे मानव उपयोग के लिए सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि जो हम मानव जिन खाद्य पदार्थों को ले रहे हैं, वो सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता को नियमित कर सकें, या उनका जो है ये सुनिश्चित कर सकें। इस अधिनियम के अनुसार निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्य जन परिस्थितियां बनाकर रखें, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरे को कारकों का आकलन करें, प्रबंधन किया जाए। ये सारी चीजें फसाई के अंतर्गत की जाती थी। अब ये जो खाद्य नियमन है भारत सरकार का, इसमें हमें थोड़ा-सा, अगर हम इस खाद्य नियमन को समझने से पहले अगर हम थोड़ा-सा ये समझें कि ये जो हमारा फसाई था, जो कि लोगों को ये सुनिश्चित हो कि जो वो भोजन ले रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, वो सुरक्षित हैं, पौष्टिक हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। अब फसाई जो है, फसाई खाद्य नियमों के संगठीय मानकों या फिर ऊर्ध्वाधर मानक, सुरक्षा, क्षैतिज मानक, ये सारी इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबिंब आपको देखने को मिल सकता है। है तो ये भारतीय, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती हैं चीज़ें, बस उसी तरह से ये भी कर रहा था। तो जो ये आपका फसाई है, फसाई को कार्य करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक 2006 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया कि ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करें। करेंगे कैसे? तो जैसे भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देश निर्धारित करें, सूची बनाएँ, खाद्य व्यवसाय के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन जो प्रणालियाँ हैं, उनका प्रमाणीकरण करें, प्रयोगशाला में मान्यता और मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशालाएँ हैं, उनकी अधिसूचना की प्रक्रिया करें। खाद्य जो सुरक्षा और पोषण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की जो नीति है, उनके नियम हैं, उसको तैयार करें। खाद्य जो है खाद्य सुरक्षा की खपत क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फसाई करता क्या है? तो ये जो फसाई है, ये जो हमारे खाद्य पदार्थ की खपत हो गई, घटनाओं और जैविक जोखिमों का जो प्रक्रम है, प्रसार है, भोजन में संदूषण है, विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं, खाद्य पदार्थों के उत्पादों में जो दूषित पदार्थ हैं, उभरते जोखिमों की जो पहचान है, तेज़ी से सतर्क प्रणाली है, इसकी शुरुआत करें, इसके बारे में डाटा एकत्र करें, ये सारी चीज़ें इसका कार्य होती हैं।
साथ ही साथ इसको देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं या फिर जो पंचायतों आदि हैं, इनको खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दे के बारे में तेज़ी से विश्वसनीय और जो एक उद्देश्यपूर्ण जानकारी है, वो मिल सके। तो ये तमाम इनके कार्यों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये हमारे फ़साई का निर्माण किया गया। इसको कब पारित किया? 2006 में। आगे अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा भोजन में मिलावट रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, जिसे हम कहते हैं पीएफए, 1954 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार 200 से अधिक बार संशोधन किया गया। मतलब जब भी आवश्यकता पड़ी तो इसमें संशोधन कर दिया गया। बनाया गया 1954 में, लेकिन जब भी आवश्यकता हुई तब भी इसमें संशोधन किया गया और लगभग 200 से अधिक बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। ये जो पीएफए है, पीएफए के अतिरिक्त अन्य आदेश या फिर अधिनियम हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। अब ये खाद्य पदार्थ हैं कौन-कौन से? ये सारे खाद्य पदार्थ हमने देख रखे हैं। कब? जब हम न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे थे तभी हमने इन खाद्य पदार्थों के अधिनियम को समझा था। आपने एक फल और सब्जी उत्पाद अधिनियम देखा था जो कि आया था 1955 में। इसके अंतर्गत क्या हो रहा था? तो इसके अंतर्गत जो फल हैं, फल के लिए विनिर्देशित और सब्जी उत्पाद आते हैं। मतलब इससे फल और सब्जी से जो संबंधित निर्देश हैं वो आते हैं। अगला है आपका मांस खाद्य उत्पाद आदेश, जो कि 1973 में आया, यानी कि 1973 में आया। इसमें क्या हो रहा था? तो जो मांस खाद्य उत्पाद आदेश है, इसमें इस आदेश के तहत मांस उत्पादों का प्रसंस्करण लाइसेंस आता है। इसमें जो मांस उत्पादक हैं, उनका प्रसंस्करण लाइसेंस आता है। अगला है, तीसरा जो है, वो है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। ये क्या है? ये है 1998 में आया। इसमें वनस्पति मार्जिन के लिए विनिर्देश और सॉर्टिंग्स आते हैं। आपको पता है कि अभी-अभी आपने क्या देखा? अभी-अभी आपने देखा ये जो फल और सब्जी उत्पाद आदेश था, ये कब आया? ये आया 1955। अगर हम बात करें मांस खाद्य उत्पाद आदेश की, तो ये आया 1973। अगर हम तीसरे की बात करें वनस्पति तेल उत्पाद आदेश का, तो ये आया था 1998 का। ये सारे के सारे जो भी थे, ये पहले कार्य कर रहे थे किसके? फ़साई से पहले। फ़साई तो 2006 में अधिनियमित हुआ, तो 2006 के पहले के ये सारे कार्यरत थे। ये अपने जैसे विभिन्न-विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, तो उन इन सभी के लिए अलग-अलग मानक थे। जैसे फल उत्पाद के लिए था, फल और सब्जी उत्पाद आदेश था। मांस के लिए अलग था, वनस्पति तेल जो था उसके लिए अलग था। लेकिन ये 2006 में क्या आया? फ़साई आया। तो उपरोक्त सभी को फ़साई के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। मतलब ये पहले सारे के सारे अलग-अलग थे। चाहे हम फल और सब्जी उत्पाद की बात करें, मांस खाद्य उत्पाद की बात करें या फिर वनस्पति तेल उत्पाद की बात करें, तो ये पहले अलग-अलग होते थे। लेकिन जब 2006 में फ़साई की स्थापना की गई, तो इन सभी को इसी में लाकर मिश्रित कर दिया गया या फिर मिला दिया गया। और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्त खाद्य उत्पादन भारत में निर्मित होते हैं। ठीक? यह भारत में आयात और बेचे जाते हैं। तो इनको सभी को शामिल कर लिया गया। किसमें? जो फ़साई आया था। अब आगे क्या देखना है कि प्राचीन काल से ही वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थ के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए
सरकार प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मांगों को विकसित और लागू करने के हेतु प्रयास किए जाते हैं। आपको पता है कि जब हमें जानकारी नहीं होती है, तो हमें कोई भी खाद्य पदार्थ कैसा भी हो हमें दे देता है और हम जानकारी के अभाव में गलत चीज़ें खा लेते हैं। तो जो ये कपटपूर्ण विक्रय हो रहा था, इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, इसी को रोकने के लिए प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मांगों को विकसित और इनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। अब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध और व्यापार को सुसाध्य बनाने में सीएसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हमें देखना है ये सीएसी है क्या? सीएसी क्यों लागू किया गया? क्योंकि हमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध और व्यापार को सुसाध्य करने के लिए सीएसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक? अब थोड़ा-सा अगर हम इसके आगे समझें, तो आ जाता है आपका कि खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमें कुछ ऐसे संगठनों की बात करनी है जो कि हमारे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, हम थोड़ा-सा उनके बारे में समझते हैं। तो ये हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये कौन-कौन से हैं? ज़रा हम इनके बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि हैं कौन-कौन से, बाकी तो हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे ही। बहुत ज़्यादा हमें अंदर में नहीं घुसना है, जो हमारी बुक में है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, अपनी जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक आई है, वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहला नाम आता है कोडेक्स का। क्या आता है? सबसे पहला नाम आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे ये दोनों आपका इंग्लिश और हिंदी एक ही नाम है। तो क्या है ये? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पहली संस्था है आपकी। दूसरी संस्था है हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, इसके बारे में समझना है। फिर आता है हमारा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका नाम ध्यान रखिएगा ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, अब हमें थोड़ा सा, अगर हमने ये तीनों संस्थाओं का नाम सुन लिया, अब थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा-थोड़ा हम इन संस्थाओं के बारे में भी, हम इनके नाम भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है यही कोडेक्स, जिसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। सीएसी का फुल फॉर्म क्या है? सीएसी क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा हमें समझना है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई। अगर हम बात कर रहे हैं सीएसी, सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक, नाम आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें और अपने कोडेक्स के बारे में समझें। कोडेक्स, हमें पूरा नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर कोडेक्स बोलेंगे तो आप समझिएगा कि हम पूरा ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक? अगर हम बात करें कोडेक्स की, तो सन 1962 में स्थापित एक अंतर्राज्यीय संस्था है। ये क्या है? ये अंतर्राज्यीय संस्था है, जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य, मानक सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य आप ये ध्यान रखेंगे, हालांकि हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खाद्य सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये जो आपका कोडेक्स है, कोडेक्स की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। ये क्या है? तो ये एक अंतर्राज्यीय संस्था है।
जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य मानक सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है कि मतलब जो हमारे कृषि है, जो हमारे स्वास्थ्य मानक हैं, इन सब को आसानी से इन सब को सुसाध्य बनाने के लिए हमने इसकी स्थापना की है। अगर बात करें 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 188 थी। ये 2024 में इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या है वो 188 थी। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से CAC का सदस्य बना। ये जो भारत स्वास्थ्य और ये मतलब CAC का जो सदस्य बना, भारत कैसे बना, किसके माध्यम से बना? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से बना। कौन? भारत। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों हेतु एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है। क्या है ये? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है जिसका अर्थ खाद्य नियमावली और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मांगों का एक संग्रह है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये क्या है? तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब ये जो CAC है, CAC द्वारा प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस में उपभोक्ताओं के संरक्षण और खाद्य व्यापार में शुद्धता पूर्ण पद्धतियों को निर्धारित करने के मानक पद्धति को नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशासन सम्मिलित हैं। विश्व के कई देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास हेतु कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। मतलब कई देश ऐसे हैं जो कि अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए ये जो हमारा कोडेक्स है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स है, इसके मानकों का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि ये कोडेक्स क्या है। तो आपको पता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। इसमें 2024 में कितने देश हैं? तो 188 देश हैं। भारत इसमें किसके माध्यम से शामिल हुआ? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये भारत इसमें शामिल हुआ। ठीक, इतने पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं, किसके? कोडेक्स के बारे में। ये आपने समझा कोडेक्स का थोड़ा मोड़ा जो था। अब अगर हम थोड़ा सा समझें अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के बारे में, जिसे हम कहते हैं ISO। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकी संगठन, आपको पहले ही समझ में आया कि ये क्या है, तो ये भी एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपने 3 सुना, क्या? CAC, ISO, WTO। ठीक, CAC के बारे में आपने समझा। CAC ये जो आपका ISO है, हम उसके बारे में अब समझते हैं। बाकी जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, मुझे लगता है ये आप लोग पहले भी इससे परिचित होंगे। फिर भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये क्या है, जरा इसके बारे में भी समझा जाए, देखा जाए। ठीक, अब देख लेते हैं हम। तो यह संगठन, यानी कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, यह संगठन राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। आप कोई भी संस्था पढ़ें तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कैसी है। ठीक, तो ये जो संगठन है आपका, ये राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। ISO का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुगम बनाने तथा बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और
संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। ये करता क्या है? तो ये जो हमारा आईएसओ का मिशन है, ये आईएसओ का मिशन वस्तुओं के जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विनिमय हैं, उनको सुगम बनाने और बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। आईएसओ द्वारा संपादित कार्य अंतरराष्ट्रीय समझौते के परिणत हो जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ठीक, किसके रूप में? तो ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में परिणत होते हैं या प्रकाशित होते हैं। ठीक, अगर ये आपने थोड़ा-सा समझा आईएसओ के बारे में। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा संगठन है? गैर सरकारी है, गैर सरकारी संघ है। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या है आईएसओ का, और ये राष्ट्रीय है या फिर अंतरराष्ट्रीय है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे बहुत ज़्यादा आपको अंदर में नहीं जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कोडेक्स और आईएसओ। ये दोनों ही आपके क्या हैं? तो ये दोनों के दोनों ही आपके हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। अगर हम बात करें कोडेक्स की, तो जो कोडेक्स है, एक तरफ आपका आ जाता है कोडेक्स और दूसरी तरफ आता है आपका आईएसओ। ठीक? अगर हम बात कर रहे हैं कोडेक्स की, कोडेक्स क्या है? तो ये राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए बनाया गया है। जो हमारा कोडेक्स है, ये राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें और इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, तो 1-2 विशेषताओं को और हमें ध्यान रखना है कि परिवर्तन बहुत धीमा होता है। जो आपका कोडेक्स है, इसमें परिवर्तन बहुत धीरे होता है और अल्पतम स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन भी करता है। ये 3 पॉइंट आपने इसके बारे में समझा। अगर हम बात करें यहीं आईएसओ की, तो ये एक स्वैच्छिक है। क्या है ये? ये स्वैच्छिक है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। जैसे आपने देखा इसमें कि जो आपका कोडेक्स था, कोडेक्स क्या हो रहा था? ये बहुत धीमी गति से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन ये जो आपका आईएसओ है, ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद पुनरावलोकन करता है। अब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनरावलोकन करने का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज़ का पुनरावलोकन करते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आपको दिखती है, तो आप उसमें सुधार करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को और ऐड करना है, तो हम उसमें और ऐड करते हैं। जैसे जैसे पहले हमने क्या किया था? पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस समाप्त कर लिया था, ठीक? फिर अभी चीज़ों को देखते हुए, बुक वगैरह को देखते हुए हमें क्या लगा? हमें लगा कि नहीं, हमें और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी हैं। हमने क्या किया? हमने अपने जो पढ़े थे चीज़ों को, हमने उसका पुनरावलोकन किया। हमें ये पाया कि अभी हमारी चीज़ें कुछ छूट रही हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हमने सुधार किया। तो ये जो आपका कोडेक्स है, ये बहुत धीमी गति से परिवर्तन करता है। लेकिन ये जो आपका आईएसओ है, ये पुनरावलोकन करके अपनी जो भी इसकी गतिविधियाँ हैं, उसमें परिवर्तन लाता रहता है। वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है, ठीक? ये आपने देखा कोडेक्स और सीएसी के बारे में, कोडेक्स और आईएसओ के बारे में। अभी आपका बच रहा है डब्ल्यूटीओ और आपका हैकअप बच रहा है। इन 2 के बारे में अभी हमें पढ़ना है, तो उसको हम समझेंगे अगली क्लास में। ये क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि हमें अभी डब्ल्यूटीओ के बारे में काफ़ी चीज़ें समझनी हैं। साथ ही साथ हमें जो खाद्य सुरक्षा प्रणालियाँ हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट जब किया था, तो उसमें आपने एक नाम सुना था, क्या सुना था? यहाँ पर बताएँ। आपने एक नाम सुना था जीएमपी, साथ ही साथ आपने जीएचपी सुना था, आपने हैकअप के बारे में सुना था। ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है, साथ ही साथ हमें डब्ल्यूटीओ के बारे में भी पढ़नी है, तो एक क्लास हम इसकी और लेंगे।
ताकि जो चीज़ें हैं हमारी वो आसानी से हमें समझ में आएँ। उसके बाद हमारा ये खाद्य सुरक्षा जो है चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी आपके ही बुक में है कुछ नैदानिक आहार के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कल नहीं परसों, परसों हम कुछ नैदानिक आहार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा ये न्यूट्रिशन साइंस यहाँ से समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। वैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंटर और हाई स्कूल और सॉरी मतलब ये 11th और 12th दोनों की करवाऊँगी, लेकिन मुझे अभी बुक नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक लेने मुझे कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाना होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ जाएँ-आएँ। तो थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए, जैसे ही मुझे बुक मिलती है, हम कोई भी टॉपिक कर रहे होंगे, कोई भी ब्रांच कर रहे होंगे, मैं पहले उसको बंद करके आपका वही एनसीईआरटी ही करवाऊँगी। और आपको परेशान नहीं होना है। बाकी की जो बुकें हैं आपकी 9th टू 12th की बुकें हैं जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको करवा दिया है। चाहे वो आपकी एससीईआरटी हो, चाहे वो आपकी अ, जो आपके यहाँ पर यूपी बोर्ड में बुकें चलती हैं। तो मैंने वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर अप करवा दिए हैं। देखूँगी अगर कुछ ऐसा बचा है, एज़ सच मैंने सब कुछ करवा दिया है, मुझे नहीं लगता है कुछ बचा होगा, फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी। अगर मुझे लगेगा कुछ बचा है तो मैं वापस से आपको करवा दूँगी और आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आपने कर ली हैं, बस यही आपका जो एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत बचा है, यही बचा है, ठीक? तो जो आपका ये 12th का है ये तो है, लेकिन वही थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है कि बुक अभी मिल नहीं पा रही है। तो देखेंगे हम उसको भी कर लेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने समझ लिया खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को। कल हम जो हमारा 2 और बचा है, हमारी संस्थाएँ उनको भी पढ़ेंगे। अब थोड़ा-सा हम चलते हैं एक अलग से, ये आपके ही एनसीईआरटी की बुक में है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसके बारे में अगर देखें, तो ये आपके बुक में लोगो दिया गया है और ये सारे लोगों आप सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा है ना? जो हमने प्रैक्टिस किया था, ये सारे लोगों के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा किया था। तो ये तो इतना आपके बुक में दिया गया है। बाकी कुछ और भी लोगों हैं जो कि आपसे जिनके बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में हमने वैगन डाइट के बारे में चर्चा किया था। तो वैगन डाइट क्या है? ज़रा एक बार कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं भी देखूँ किस-किस को याद है या किसने उस पॉइंट को नोट किया है। तो जो ये आपका सबसे पहले हम देखते हैं सिल्क मार्क। सिल्क मार्क क्या है? तो ये जो आपके सिल्क के कपड़ों पर लगता है, ये वही सिल्क मार्क है। ये सिल्क मार्क आपके सिल्क के कपड़ों पर लगाया जाता है। लोगों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर दूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अगला जो है आपका, ये आपने क्या देखा? ये तो आपने देखा सिल्क मार्क जो कि आपके सिल्क के कपड़ों पर लगता है। वहीं अगर हम बात करें हॉलमार्क की, तो ये जो हॉलमार्क है, आपको पता है कि ये सोने पर लगने वाला चिन्ह है। जो हमारा शुद्ध सोना होता है, उस पर हॉलमार्क का चिन्ह लगता है। अगला है आईएसआई, आप सभी इससे परिचित हैं। आईएसआई हमने न जाने कितनी बार पढ़ा है और मैं इसका अगर आपको चिन्ह बोलूँ देखने के लिए तो जाइए, आपके पास कुकर ज़रूर होगा। उस कुकर में देखेंगे तो ये फिगर आपको दिखेगा। हालाँकि ये दोनों इको मार्क दिखा रहा है बट इको मार्क यही है। इको मार्क का चिन्ह जो पर्यावरणीय होता है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो होता है, उस पर इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक? तो ये आपने कौन-कौन से चिन्ह देखे? ये आपने देखा सिल्क मार्क देखा, हॉल मार्क देखा, इको मार्क देखा, साथ ही साथ आपने आईएसआई को भी देखा। आगे अगर हम बात करें फसाई, एफएसएसआई या एसएसएआई, ये है आपका फसाई। इसमें कोई आपका ऐसे कोई अलग से लोगो नहीं है, इसमें बस ये एफएसएसएआई लिखा है, आई पे ये आपकी पत्ती बनी है। ये आपका हो जाता है फसाई का लोगो, ठीक?
अभी मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ कि ये कलरफुल कैसे होता है। ये तो आपके बुक में था, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा था, ये ब्लैक ही दिख रहा था पूरा, तो मैंने वहीं से लगाया। बाकी सारी बुकों को मैंने वहीं से लिया है, तो इसको भी वहीं से ले लिया है। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे शायद आपको 1-2 और मिलेंगे। ये रहे आपके। ये रहा आपका वूल मार्क, जो कि वूल के कपड़ों पर लगाया जाता है, यानी कि जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, हम उन पर इनका चिन्ह लगाते हैं। अगला है आपका एफपीओ। ये लोगो शायद हमने कहाँ देखा था? जब हमने टेक्सटाइल पढ़ी थी, वहीं पर शायद इस चीज़ को देखा था। ये लोगो मैंने आपको बनाकर बताया था। बाकी ये आपका एक मार्क है, इससे आप सभी परिचित हैं। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण लोगो थे, जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी था। हमने देखा इनको, हमने इनको समझा। अब अगर हम आगे बात करें, आगे क्या बात करेंगे? ये आपके चिन्ह ही हैं, जिसे आपने देखा। ठीक? ये है आपके फेसाई का लोगो, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक? तो कुछ इस तरह से होता है फेसाई का लोगो। उम्मीद है कि ये लोगो आपको पसंद आया होगा, आपने लोगो को देखा होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही आपका लोगो बनाकर दे दिया जाए और ये कलर वाला जो बना है, इसमें आपको डिफ़रेंस देखने को मिल जाए, या फिर ये पत्ती हटा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ामिनर हैं, अब उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा कुछ न कुछ इधर-उधर करके बना ही देते हैं, ठीक? तो आप लोगो वगैरह को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है 4 आपको फसाई लिख कर दे दे, कलर का डिफ़रेंस दे दे, पत्ती हटा दे, कहीं पर और भी पत्ती बना दे, तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपको लोगो वगैरह को ध्यान से देखना है, ठीक? तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।